पहले मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। एक कपल मेरे पास आया इनफर्टिलिटी के वर्कअप के लिए, यानी कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा। हिस्ट्री में पता चला कि ये मर्द की तीसरी शादी है और पहली दो बीवियों में से भी बच्चा नहीं है। तो मुझे शुबा हुआ कि जो मसला है वो मर्द में होना चाहिए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मेल के कोई टेस्ट करवाए हैं, तो इस पर मर्द ने जवाब दिया कि मुझे टेस्टों की भला क्या ज़रूरत है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सेक्स बिल्कुल नॉर्मल करता हूँ, होशियारी बिल्कुल टाइट आती है, टाइमिंग मेरी बिल्कुल ठीक है, बेशक मेरी बीवी से पूछ ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से कायल किया कि आप एक अपना जरासीम का टेस्ट करवा लें, हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमी हो, मुझे भी आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, आप में कोई मसला नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी कोई शक शुबा होगा तो दूर हो जाएगा। भिला फिसला के मैंने उनको बड़ी मुश्किल से टेस्ट के लिए कायल किया। और जब मर्द के सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आई तो वो देख के मैं भी हैरान रह गया कि उसमें स्पर्म काउंट बिल्कुल सिफर था, यानी कि जरासीम है ही नहीं। तो जब जरासीम नहीं होगा तो हमल कैसे होगा? शादियों पे शादियां मर्द कर रहा है, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा, और मर्द का टेस्ट भी कोई नहीं हुआ और मल्टीपल डॉक्टर्स से इन्होंने ट्रीटमेंट ली हुई है। लिहाजा मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर कोई कपल जो है उसमें प्रेगनेंसी या हमल ना हो रहा हो तो उसमें 40% जो है औरत में मसला हो सकता है, 40% जो है मर्द में मसला हो सकता है, और 20% दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्रॉब्लम मर्द में है तो मर्द का इलाज किया जाए, औरत में है तो औरत का इलाज किया जाए, दोनों में है तो दोनों का इलाज किया जाए। ये नहीं कि दोनों को एकदम इकट्ठे दवाई बगैर टेस्टों के स्टार्ट कर दी जाए ताकि किसी को तो असर होगा, कुछ तो रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सीमन एनालिसिस पे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, अब दोबारा बात कर रहा हूँ कि कम से कम रिपोर्ट में ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हर बंदे को पता होनी चाहिए जो कि इनफर्टिलिटी या बच्चा ना होने की ट्रीटमेंट ले रहा है, कि कम से कम ये चीज़ें इतनी चीज़ें नॉर्मल हों ताकि उसको पता चल जाए कि मर्द को ट्रीटमेंट की चले ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज एंड्रोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। सीमन एनालिसिस पे पहले भी हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं कि सीमन एनालिसिस कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज मैं कुछ चंद चीज़ें बताऊंगा जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं देखने के लिए कि सीमन की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। कोई घर में खुद ही देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि सीमन एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। इसमें सबसे जो पहली चीज़ देखने वाली है वो है मिकदार। मिकदार कम से कम जो है 1.5 ml से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर रफ आइडिया इस तरह लगा सकते हैं कि अगर जो एक चम्मच है, 5 ml का चम्मच होता है, वो आधा चम्मच है अगर तो मिकदार, तो नॉर्मल है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि इसकी थिकनेस कितनी है। थिकनेस जो है वो पानी की तरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर थिकनेस पानी की तरह है तो इसका मतलब है सीमन पतला है, इसमें स्पर्म बिल्कुल नहीं है, प्रेगनेंसी के चांस कम है। अगर ये थिक है, विस्कस है, जिस तरह जो बच्चे घर में गोंद इस्तेमाल करते हैं चीज़ें चिपकाने के लिए, उस तरह की इसकी थिकनेस है और हाथ को लगाने से थोड़ी सी ये चिपकती है, तो ये इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है वो सीमन की होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी जो है घर में इस्तेमाल होने वाली गोंद जैसी होनी चाहिए। काउंट कितना है, मतलब कि इसमें स्पर्म्स कितने हैं। काउंट दो तरह का होता है। एक जो ऊपर लिखा होगा वो होगा 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 1 ml में स्पर्म 15 मिलियन होने चाहिए। 1 मिलियन में 10 लाख को कहते हैं, तो 15 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा स्पर्म होने चाहिए 1 ml में। और जो टोटल स्पर्म काउंट है वो 4 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 40 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। दो वैल्यूज़ दी होती हैं, पहली 15 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरी 40 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद है एक्टिव स्पर्म कितने होने चाहिए, मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए। लैब्स मुख्तलिफ तरह के क्राइटेरियाज इस्तेमाल करती हैं। अगर तो कोई लेबॉर्ट्री लिखती है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, तो वो 32% से ज़्यादा होनी चाहिए। नॉन प्रोग्रेसिव 8% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और इमोटाइल या डेड स्पर्म जो हैं 60% से कम होने चाहिए। कुछ लैब्स लिखती हैं एक्टिव, स्लो, डेड। तो ऐसे अगर तो उसने डिवाइड किया हुआ है लैब ने एक्टिव में, स्लो में और इमोटाइल में और डेड में, चार चीज़ों में, तो एक्टिव और स्लो दोनों मिला के 32% से ज़्यादा होने चाहिए। जो इमोटाइल हैं वो 8% या उसके राउंड होने चाहिए, और जो डेड स्पर्म है वो 60% से कम होना चाहिए। इसी तरह अगर लैब ने एक्टिव, स्लगिश, स्लो और इमोटाइल में डिवाइड किया है, तो पहले दो जो एक्टिव और चार में जो डिवाइड करती हैं, उनमें पहले जो दो है उनको प्लस कर लेना है। एक्टिव और स्लगिश को प्लस कर लें,
32% से ज़्यादा होने चाहिए। जो तीसरे नंबर वाला है वो 8%, और दोनों को मिला के एक्टिव पहले को जो 2+ किए हैं और तीसरे वाला है उसको मिला के 40% से ज़्यादा होना चाहिए, और जो डेड है वो 60% से कम होने चाहिए। इसी तरह मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी मुख्तलिफ तरह की लैब्स शो कर देती हैं, कोई मुख्तलिफ क्राइटेरिया इस्तेमाल करती हैं। अगर कोई लैब प्रॉपर क्रूगर्स क्राइटेरिया या टाइगरबर्ग क्राइटेरिया इस्तेमाल कर रही है, जो कि प्रॉपर जो है स्पर्म की हेड को, नेक को, टेल को मैयर कर रहे हैं, तो वो तो क्राइटेरिया एग्जैक्ट है। 4% से ज़्यादा स्पर्म नॉर्मल या 4% होने चाहिए, तो ये नॉर्मल रिपोर्ट है। जो लेबॉर्ट्रियाँ जो वैसे रिपोर्ट कर रही हैं 25% मॉर्फोलॉजी, 50 पर, उसमें तकरीबन मॉर्फोलॉजी जो है 30 to 50% तो कम अज़ कम नॉर्मल होनी चाहिए। ये लेकिन ये रफ कैलकुलेशन करती हैं, इन लैब्स पे रिलाई नहीं किया जा सकता। ये 5 चीज़ें हैं, अगर किसी की रिपोर्ट में आप समझते हैं बिल्कुल ठीक है तो वो कंसल्ट ना भी करे तो गुजारा चल सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जो कि प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं इस तरह, इसलिए उनको भी डॉक्टर से जो है मशवरा कर लेना चाहिए। जिनमें इन रिपोर्ट से मसला है उनको तो लाजमी कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी मरीज़ जो मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना पांचपन, इनफर्टिलिटी, सीमन के प्रॉब्लम में मुब्तला है, उसे चाहिए कि सर्टिफाइड एंडोलॉजिस्ट से रब्ता करे, ताकि उसकी बीमारी का जो है मुकम्मल और तसल्ली बख्श इलाज किया जा सके। रब्ता नंबर भी मौजूद है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी की जा सकती है, क्लिनिक पे आके चेक भी करवाया जा सकता है।